चलिए आगे, नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन। खा लो आप आराम से, कोई नहीं, वेट करते हैं, खा लो आप आराम से। चलो, मैंने कौन सा मना करा है, साथ साथ खा लेना। और लिख भी तो ये फटाफट लेती है ना, ज्यादा टाइम बच जाता है। शेयरिंग इज केयरिंग, कर लिया उसने मेरे साथ शेयर। वही जहां पे हमने ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर खत्म करा था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। पेज मिल गया। नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन, MORTH means Ministry of Road Transport and Highways. Government of India has promulgated green highway. Green highway means ट्री प्लांट करना होगा, है ना? प्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन, ब्यूटिफिकेशन एंड मेंटेनेंस पॉलिसी 2015 on 29 September 2015 to develop green corridors along national highways for sustainable environment and inclusive growth. This policy envisions development of eco-friendly national highways with participation of communities such as farmers, NGOs, private sector, institutions, government agencies, and forest department for economic growth and development in sustainable manner. आगे चलो, कितने का ट्रांसफर? कोई नहीं, अभी कर देता हूँ। 360 करो, स्कैनर ऑन। अच्छा, 360 कोई गल नहीं, मैं क्या घट ना चलेगा। हाँ जी, अवल का भी है, परसों था तो 2 मंगवाए हैं। ठीक है, चलो आ जाओ दोनों, फिर बांटो सबको। चल आ जाओ संदीप। चलो चलो, संदीप तो को कर दिया, अवल का रह गया है ना। चलो, थैंक यू, थैंक यू। कम तो नहीं रह जाएंगे, देख लो, वैसे तो पड़े हैं। ले ले भाई। हाँ, ऑर्गेनिक। अच्छा, ऑर्गेनिक किट।
ये क्या है? ये क्या चावल? खाना 12 बजे खा रहे हो? अच्छा अच्छा। मिठा नहीं खाता? आज नहीं खाया? अच्छा फास्ट है। हाँ मैं तो बोल रहा हूँ। बच्चे कोई रह तो नहीं गया सीट इधर? आप रह गए? अच्छा। आ रही है? चलो फिर पढ़े हैं, आके खा लेंगे। ठीक है। इनको बोलो दोनों को थैंक यू। अगर इनका बर्थडे ना होता फिर 9 गुलाब जामुन। ठीक है, मंगवा लेंगे। कब है? नेक्स्ट वीक कब है? वेडनेसडे है ना मेरी क्लास। अच्छा वेंसडे है ना मेरी क्लास। वेंसडे हम मंगवा लेंगे, दोबारा मंगवा लेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड कर लो भाई किस किस का है बर्थडे, ठीक है। नहीं तो इसमें क्या है, मैं हफ्ते में 4 बार आता हूँ, महीने में 4 बार आता हूँ या 5 बार, तो ठीक है, इतना तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। हर हर वीक एक मीन्स ऐसे हम पार्टी कर सकते हैं अफोर्ड, ठीक है, तो कोई बात नहीं, वेंसडे फिर मंगवा लेंगे। चलो, द मिनिस्ट्री ऑफ रोड, खा लिया सबने? चलो अब लिखो, जितना मैंने बोला है वो लिखो। ये नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन है ना, इसका फर्स्ट पैरा लिखो। हाँ जी, बिल्कुल सस्टेनेबल मैनर तक। नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन जो है ना, फर्स्ट पैरा। इसका पहले नाम सुना हुआ था आपने? नहीं सुना था ना, अब सुन लिया ना, समझो आपके 2 नंबर पक्के हो गए। कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनका सिर्फ एक नाम ही पता होना चाहिए मिशंस का।
नहीं मिला बच्चे? शिवम हेल्प करना प्लीज, लास्ट। अच्छा, या 15th पेज, किसी का 15th है या कितना पेज? एक 27, नहीं वो अलग अलग है ना, पहले 15th होगा या 17th? सस्टेनेबल मैनर तक। मेरा तो जनवरी में है, 22nd। कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, कैसे मतलब? तो बस ठीक है, मिलके पार्टी हो जाती है और क्या है। नहीं इतना भी नहीं। हाँ वैसे बुला देना, वैसे तभी सेलिब्रेट कर लेंगे, 25 को ही आना ही है मुझे, है ना? हाँ ठीक। क्या आपका खर्चा करवाना, आप तब करना पार्टी जब आप आईएएस बन जाओगे, ठीक है ना? फिर मुझे भी होगा कॉन्फिडेंस से कि मेरे स्टूडेंट हैं ये, है ना? तो गिफ्ट देना है तो फिर यही दो, और क्या चाहिए मुझे? ठीक है, डन है, गुड। लिख लिया सबने? लिख लिया। ज्योग्राफी ना ना, इतना पुराना तो नहीं है, 2014 में चेंज हो गया था, है ना? ज्योग्राफी बहुत वास्ट है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। हाँ पब्लिक एडमिन ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है। क्या हुआ? मिर्ची? गुलाब जामुन खा के? अच्छा
अच्छा चलो बच्चे आगे देखो। रोड साइड plantations have immense potential to enhance the green cover of the nation and generate employment opportunities for rural community. Green Highways Division under National Highways Authority of India has been entrusted with task of planning, implementing and monitoring roadside plantations along 1 lakh kilometer network of national highways. यहां से लिखना है रोड साइड प्लांटेशन से, जहां तक मैंने पढ़ा है। नेशनल हाईवेज तक, बिल्कुल। लिख लिया सबने? अभी तो मैं इतना शॉर्ट करके लिखवा रहा हूँ, कह रही याद कैसे रखोगे? कितने पेज हुए हैं पूरे दिन के? कितने? 8 पेज। 2 और लगा लो, 10। दिन में 10 पेज नहीं याद कर सकते? आईएएस एस्पिरेंट हो आप, है ना? आईएएस एस्पिरेंट हो, कोई ऐसा 10वीं का एग्जाम तो दे नहीं रहे। हाँ जी, बिल्कुल। एक आईएएस एस्पिरेंट को दिन के इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि दिन के 500 पेज पढ़ सके वो। फाइल्स क्या, वैसे भी 500 पेज अगर आप पढ़ पाओगे ना, एक अगर इंटेलिजेंट पर्सन 500 बुक की पेज 1 या 2 दिन में खत्म करता है, तो वो देखो कि वो किसी ने मुझे बोला था कि आपके ज्योग्राफी वाले सर कह रहे थे 6 मंथ्स की प्रिपरेशन में यूपीएससी क्लियर हो जाता है, तो वो उनके लिए है जिनमें ये कैपेबिलिटी है।
जिनमें ये 500 पेज पढ़ने की कैपेबिलिटी नहीं है ना, उनका नहीं 6 महीने में होता। आपको लक्ष्मीकांत कितने पेज की होगी? 400 पेज की होगी। मतलब आप 10 दिन में उसको 10 बार पढ़ सकते हो, अगर आपकी कैपेबिलिटी है एक दिन में 400 पेज की बुक पढ़ने की। तो ऑब्वियसली एग्जाम उसकी 3 महीने मतलब 1 महीने में 3 सब्जेक्ट उसके कवर हो जाने, वो भी 10-10 रीडिंग देके। तो आपका एक भी नहीं होना। तो 6 महीने उसके लिए जिसका बेस अच्छा है और जिसकी सीटिंग है। आप 10 पेज पे घबरा रहे हो। हाँ, 10 पेज तो आप ऐसा बोलो कि सर 1 घंटे में याद करके आते हैं, हमें ब्रेक दो, टेस्ट ले लो अभी। मजाक की बात नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि सर 1 घंटा आप जाओ, हम टेस्ट देते हैं अभी। इतना पढ़ना पड़ता है। पेपर के एक दिन पहले भी तो रिवाइज करते हो बहुत सारा सिलेबस। चलो, एनएचडीपी, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर लिया है ये। इतना पता है कब स्टार्ट कर लिया बच्चे? ऊपर अगर देखोगे आपने कर लिया है। 1998 में स्टार्ट हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी। उसके बाद एनएचएआई बताया था ना, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है या मैनेजिंग एजेंसी है, विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ठीक है, एनएचडीपी इतना पता है। जिसको नहीं पता अपने वर्ड्स में लिख सकता है, नहीं तो आगे चलें। पता है, भूलना नहीं है ये। और लेटर ऑन इट वाज सब्ज्यूम्ड अंडर, अब भूल गए, भारतमाला। ठीक है, लेटर ऑन इट वाज सब्ज्यूम्ड अंडर भारतमाला। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद है? याद है? नहीं याद तो लिख लो, याद है तो आगे बढ़े। लिखवाऊं? लिखो फिर एनएचडीपी। शॉर्ट फॉर्म में लिखवा देता हूं। द प्रोजेक्ट फॉर फोर लेनिंग, the project for four laning of existing national highways, NHDP is the project for four laning of existing highways and 6 laning of selected major national highways. वो लिखा हुआ है पहली लाइन में, इट वॉज अ प्रोजेक्ट ऑफ फॉर 4 लेनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवेज and 6 laning of selected major national highways of India. इसका सेकंड सब पॉइंट, started in 1998 under the leadership of PM AB Vajpayee. Started in 1998 under the leadership of PM AB Vajpayee. बिल्कुल कर सकते हो, पर एक बार स्टार्टिंग में फुल फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। सपोज करो आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे कुछ लिख रहे हो, स्टार्टिंग में आपने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI लिख दिया, ब्रैकेट में NHAI लिख दिया, उसके बाद आप हर जगह पे NHAI यूज कर सकते हो। ठीक है, पर एक बार फुल फॉर्म लिखनी पड़ेगी। आज आज नहीं, वेंसडे। आज मुझे निकलना है जल्दी, मुझे कहीं और जाना है। ठीक है, वेंसडे मुझे कहीं नहीं जाना, जलंधर ही रुकना है, तो फिर मैं कर दूंगा। ठीक है, अभी सिर्फ हाँ AB वाजपेयी जी तक लिखना है। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट इज मैनेज्ड बाय NHAI अंडर मोर्थ। दिस प्रोजेक्ट इज मैनेज्ड बाय NHAI अंडर मोर्थ। This project is managed by NHAI under MORTH, means Ministry of Road Transport and Highways. The project was finally subsumed under Bharatmala project. The project was subsumed under
Bharatmala project in 2018. The project was finally subsumed under Bharatmala project in 2018. ठीक है जी, तो ये मैंने लिखवा दिया था, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स अंडर एनएचडीपी लिखवा दिया था ना, बस खत्म है फिर यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। केस स्टडी है गोल्डन क्वाड्रिलेटर की, सबजम्पशन इन भारतमाला है ना, आगे लिखा हुआ अगले पेज पे फेजेस के बाद। उसके बाद है करप्शन एलिगेशन गोल्डन क्वाड्रिलेटर, गोल्डन क्वाड्रिलेटर। उसके बाद ये ना केस स्टडी है, मैंने ऐड कर दी है, ठीक है। इसमें देखो इन अगस्त 2003 ये ना सतेंद्र दुबे हैं, ये काफी मतलब जैसे ना विसल ब्लोइंग के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग अलग है, इनसाइडर ट्रेडिंग वर्ड जो है ना वो शेयर मार्केट का वर्ड है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। विसल ब्लोइंग होता है कि आप किसी गवर्नमेंट एजेंसी में रह के उसी के खिलाफ कोई शिकायत करते हो, दैट इज विसल ब्लोइंग, ठीक है। तो इन्होंने विसल ब्लो कर दी थी कि हाईवे जो है ना उनमें करप्शन चल रही है, तो इनका मर्डर हो गया था। तो ये केस स्टडी आप यूज कर सकते हो कि जब आप पे कोई करप्शन की बात चले या कुछ भी है, तो ये काफी फेमस हुए थे तब ये सतेंद्र दुबे। बिल्कुल, यही तो सेफ्टी, यही तो बात है। तब कहाँ था ये प्रोटेक्शन बिल? प्रोटेक्शन की प्रोविजंस तो है, कौन देता है? अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की विसल ब्लो करूंगा तो मुझे मेरे डिपार्टमेंट वाले छोड़ देंगे? बताओ, ठीक है। नेम नहीं डिस्क्लोज करा जाता अभी तक, ये जो एक्ट बना है उसके बाद कहाँ इंप्लीमेंट हुआ है सही से, कौन करता है विसल ब्लोइंग? क्योंकि दो चीजों में है ना, एक तो आप एथिक्स की बात कर रहे हो, एक कन्फ्लिक्ट है वर्क एथिक्स से। वर्क एथिक्स ये कहता है आप अपने सीनियर के खिलाफ ऐसे नहीं बोल सकते, और आप उस सिस्टम में रह के सिस्टम की धज्जियां उड़ा रहे हो, लोगों का ट्रस्ट इशू नहीं हो जाएगा? अगर पुलिस वाले सपोज करो विसल ब्लो कर दें, कोई वहां पे वर्क का कोई उनपे कंट्रोल ना हो। याद है एक बार कोविड के पहले एक बंदे ने आर्मी की वीडियो डाल दी थी जिसमें उसने डिस्क्लोज कर दिया था कि हमें खाना अच्छा नहीं मिलता, उसको निकाल दिया था उन्होंने कि आप ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते, या ऐसे आप अपनी वीकनेसेस के बारे में डिपार्टमेंट की, लोगों का ट्रस्ट इशू हो जाता है। अगर वही सेटिस्फाइड नहीं होंगे, लोग ये कैसे भरोसा करेंगे कि हम आर्मी के अंडर सेफ है? तो बहुत ये इतना सिंपल नहीं है कि हम विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, प्रोटेक्शन करप्शन के केसेस में। पर अगर किसी ने कोई पर्सनल वेंडेटा सेट करने के लिए वो चीज क्रिएट कर दी, करप्शन कई बार हिडन करप्शन भी होती है, कई बार पता भी नहीं होता। आपके पास सपोज करो कोई डॉक्यूमेंट आया, तो आपने साइन कर दिया, आपने उसके लिए कुछ लिया नहीं लेकिन आपने साइन कर दिया, तो उसकी कीमत और कम हो सकती थी। सपोज करो कोई हाईवे आया, आपने 100 करोड़ में पास कर दिया, अगर आप उस पे और थोड़ी एफिशिएंसी दिखाते वो 90 करोड़ में भी हो सकता था, ठीक है। अब कोई बोले इसने 100 करोड़ में से 10% कमीशन खाई है, फिर तो विसल ब्लोइंग इतना इजी नहीं है कि हम चले जाएं। आरटीआई एक्ट भी है, उससे कौन सा करप्शन कम होगी? उसको भी मैं, ये थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज वाला भी है कि अगर सारे गवर्नमेंट एजेंसीज में विसल ब्लोइंग होने लग गया तो ट्रस्ट कहाँ रह जाएगा? आपका ट्रस्ट ही नहीं रह जाएगा सिस्टम में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इशू है। चलो, इन अगस्त 2003 झारखंड बेस्ड प्रोजेक्ट डायरेक्टर सतेंद्र दुबे इन अ लेटर टू प्राइम मिनिस्टर outlined a list of bad faith malafide actions in a segment of highway in Bihar. Dubey's claim included that big contractors had inside information from NHAI officials that the contractors for the stretch were not executing the project themselves as stipulated in the contract, but had been subcontracting the work to small builders. Subcontracting पता है? बिल्कुल, जैसे सपोज करो कि हम कल को सोफिया इंस्टीट्यूट का डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं, एक तरह से
आपके अपोस्टल जी बोलते हैं कि हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को दे देते हैं, कि उनको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं 10 करोड़ का या 10 लाख का, कि वो साल भर इस इंस्टीट्यूट को चलाएं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो ले ले अपने आप को एक बड़ा नाम दिखा के कि हम वाजीराम से एसोसिएटेड हैं, ये है वो है, कॉन्ट्रैक्ट ले ले, बाद में फिर किसी छोटे इंस्टीट्यूट को सब कॉन्ट्रैक्टिंग के उसको दे दे, 10 करोड़ खुद ले, 5 करोड़ उसको दे, और वो खुद एक तरह से 5 करोड़ का फायदा ले रहा है विदाउट एनी एक्शंस। सिर्फ उसने कॉन्ट्रैक्ट पे जितना दिमाग लगाया लगाया, उसके अलावा वो कोई काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ वो 5 करोड़ का जो डिफरेंस है उसका फायदा ले रहा है। तो दैट इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग, कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला, मैंने आगे दे दिया, तो मेरा उसमें क्या वर्क रहा, एक तरह से मैंने जानबूझ के उस पर ज्यादा बिड करी, वो काम जो 5 करोड़ में हो सकता है वो 10 करोड़ में हुआ, यही है ना। तो ये होती है सब कॉन्ट्रैक्टिंग, समझ में आया। कॉन्ट्रैक्ट के आगे कॉन्ट्रैक्ट दे देना, ठीक है। तो subcontracting the work to small builders who lacked technical expertise, and that no follow-up was performed after awarding advances. Dubey's name was leaked by PMO to NHAI, and he was transferred against his wishes to Gaya, Bihar, where he was murdered. ठीक है। The NHAI eventually admitted that Dubey's allegations were substantiated and impacted radical reforms in selection and contract procedures. After considerable Central Bureau of Investigation scrutiny, Mantu Kumar and 3 accomplices were arrested and charged with murder. Mantu escaped from the court but later on was recaptured and sentenced to life in prison. ठीक है। तो ये हुआ कि ऐसे भी हम अगर कह सकते हैं कि जब ये गवर्नमेंट को पीपीपी क्यों जाना चाहिए, या उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो हम या फिर करप्शन के केसेस में कोई भी बात है तो ये केस स्टडी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलें आगे। भारतमाला, ठीक है, भारतमाला परियोजना, इंडिया गारलैंड प्रोजेक्ट। गारलैंड, भारतमाला, माला मीन्स हार, हार पहनाना, ठीक है। इट इज एन इकोसिस्टम ऑफ रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। वो भी एनएचडीपी क्या था, प्रोजेक्ट्स थे, उसके अंडर जो एग्जीक्यूट करने थे स्पेशल अलग से प्रोजेक्ट को, जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटर है ना, एग्जीक्यूट करवा रहे थे। अब भारतमाला के अंडर वो प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए जाएंगे, जैसे कि इट इज एन इकोसिस्टम ऑफ रोड डेवलपमेंट विच इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ टनल्स, टनल्स बनाई जाएंगी, ब्रिजेस बनाए जाएंगे, एलिवेटेड कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, फ्लाईओवर्स, ओवरपासेस, इंटरचेंजेस, bypasses, ring roads to provide shortest, jam-free and optimized connectivity to multiple places. It is a centrally sponsored and funded road and highway project of Government of India. Bharatmala is mainly focused on connecting remote areas and satellite cities of mega cities such as Bengaluru, Pune and Hyderabad. Satellite cities क्या होती हैं? जैसे दिल्ली तो मेन सिटी होगी, उसके आसपास की गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, दीज आर सैटेलाइट सिटीज। मतलब सेंटर एक दिल्ली हो गया, उसके आसपास की जो है ना सैटेलाइट सिटीज। ठीक है, नोएडा इज अ सैटेलाइट सिटी, ठीक है, दिल्ली की। इस तरह यहां तक हैदराबाद तक लिख लो अभी। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और हमेशा न्यूज में रहता है। और सबसे बड़ी बात है ना, जैसे भारतमाला, तो देखो ये कंफ्यूज करता है। इधर देखो बच्चों, पहले मैं भी ये सोचता था कि भारतमाला मींस कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट होगा कि यहाँ पे ही सिर्फ ऐसे माला बनती है ना, यहाँ पे मुझे पहले यही लग रहा था कि ये सिर्फ इस एरिया को कवर करेगा। तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना, ये ओवरऑल जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को अलग करके उन पे एग्जीक्यूट कर रहा है ये। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताता हूं, रुको, कैसे याद रखना। जैसे अगर आप कल को इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए, ठीक है, कमिश्नर बन गए, तो आप लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कोई टैक्स दे रहा है कोई नहीं दे रहा? कैसे पकड़ोगे? 10-15 करोड़ पॉपुलेशन है, तो 10-15 करोड़ की स्क्रूटनी कर लोगे? कैसे करोगे? ध्यान दो, लिख बाद में लेना, कैसे करोगे?
हम जैसे ऑडिट भी जाते हैं करने इनकम टैक्स का, तो फाइलें दे देते हैं वो, जैसे मैं हमें 3 दिन का ऑडिट मिला, 3 दिन में हमने रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है कि हमें रिपोर्ट देनी है कि हमने वहां पे ऑडिट कर दिया और वहां पे सारे अकाउंट्स ठीक हैं। तो वो इतना मतलब लगा लो कि इतनी फाइल्स, तो एक लाइन बता रहा हूं, ऐसे 10-12 लाइन लगी होंगी, इतनी फाइल्स वो दे देंगे। अब मैं कैसे चेक करूंगा इतनी फाइल्स 3 दिन में? नहीं, नहीं। हम क्या करेंगे, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स निकालेंगे, जो ज्यादा अमाउंट की फाइल्स होंगी ना वो निकाल लेंगे। अब मुझे 10 लाख की फाइल देख के क्या करना है, मेरा टाइम वेस्ट होगा। 10 लाख की निकालूंगा तो 100 निकलेंगी। अगर मैं 10 करोड़ की निकालूंगा हो सकता है 10 भी ना निकले। पहले मैं 10 करोड़ की जांचूंगा। मतलब समझ रहे हो, जिनकी हायर वैल्यू है पहले मैं वो देखूंगा। ऐसे ही जो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको अलग करके पहले इसमें कवर करेंगे, और फिर वो प्रोजेक्ट्स को हम अलग से कंप्लीट करेंगे। अब समझ में आया? तो ऐसे ही आपने देखा होगा, ये जो छोटे मोटे लोगों पे आता है ना कि आपने इनकम टैक्स नहीं भरा, ये केसेस रैंडम लिए जाते हैं। जो होते हैं ना ज्यादा, जिनको हर बार हर साल नोटिस आता है, वो होते हैं बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जिनका पता है करोड़ों का टर्नओवर है। हम या मेरे जैसे आपके जैसे पर्सन्स को, हम अगर आपने सबने टैक्स भरा है तो आपको रैंडमली पिक एंड चूज करा जाएगा कि इन्होंने ट्रांजैक्शन की, इन्होंने ट्रांजैक्शन की, इनमें से ये 3 देख लेते हैं। तो हर एक को पॉसिबल नहीं है इतने करोड़ बंदों को देखना। ठीक है, चलो, इसको सैम्पलिंग भी बोलते हैं। भारत मानव योजना के बाद LIT क्यों निकला? क्या LIT क्यों निकला? कहाँ पे? भारत में इंडियन गारलेंड प्रोजेक्ट। ओ भाई, LIT छोड़, तो इसको इंडिया गार्लैंड प्रोजेक्ट ही लिख दे, मुझे भी नहीं पता है। LIT वैसे उसने डाल दिया होगा, लिटरली मीनिंग, लिटरली मीनिंग। ठीक है, आज किरण ने बहुत अच्छी बात, हाँ जी सोनिया, ये हैदराबाद एटसेट्रा लिखा है ना वहां तक। आज किरण ने बहुत अच्छी बात करी है, कहती सर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारी इंग्लिश भी अच्छी हो रही है। हो रही है, कह रही है एनवायरमेंट पढ़ने के बाद फर्क पड़ा है। बस फिर ये इम्प्रूवमेंट अपने आप होगी, बस आपने एक ही काम करना है, पढ़ाई। ठीक है, इसमें थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये।
द प्रोजेक्ट विल बिल्ड हाईवेज, लिख लिया सबने ना? लिख, हैदराबाद लिख रहे हो? लिख लिया आपने? कैसे स्टेट गवर्नमेंट नेशनल हाईवे को? नहीं, हाँ स्टेट का हाईवे स्टेट ही करेगी, वो तो फिर एनएचएआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना। यही तो है डिवीजन ऑफ पावर, है ना? डिवीजन ऑफ पावर तो रहेगी ना। हाँ जी, हाँ जी बोलो, हाँ जी बोलो। उसमें वो होगी टोल वाली, होगी टोल कलेक्शन की। हाँ जी, पंजाब गवर्नमेंट Punjab now first state to enforce right to walk. Okay. Punjab has become the first Indian state to implement the right to walk on May 11, 2022 by making it ओके, आगे। mandatory for all road-owning agencies. It is mandatory for the National Highways Authority of India to provide footpaths and cycle tracks in all future extensions of roads and construction of new ones. This is a part of effort of Punjab to control the number of accidents of pedestrians and cyclists. These directions were issued by the government of Punjab following court order and PIL, public interest litigation filed at Punjab and Haryana High Court and Supreme Court of India. उन्होंने आगे रिक्वेस्ट करी है कि आप ऐसा करो, खुद तो नहीं कर पा रहे। उन्होंने ये एक्ट बना के या रिक्वेस्ट करके आगे भेज दी है। अब आगे इंप्लीमेंट हो ना हो वो एनएचएआई पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। और वो ये कहना चाह रहे हैं कि पेडिस्ट्रियन पाथ वो मेनली सिटीज के अंदर तो होता है, ये नेशनल हाईवेज पे पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। वहां पे पेडिस्ट्रियन कितने जाएंगे? साइकिल ट्रैक्स के लिए तो ठीक है, पेडिस्ट्रियन आप बताओ नेशनल हाईवे पे कितने पैदल बंदे देखते हो? ठीक है, वो नेशनल हाईवे में भी जो पास होते हैं ना सिटीज में, जैसे अंबाला का अंबाला सिटी में से जाए, इस तरह से मैं भी वहां तक की बात कर रहे हूँ। मतलब अंबाला तो हो गया हरियाणा का एग्जांपल, यहाँ पे जैसे ये हाईवे हमारे जलंधर रामा मंडी से पास हो रहा है, तो इधर वाली बात कर रहे होंगे सारे, नॉट ऑल अलोंग द नेशनल हाईवे, ठीक है। अब तो कहाँ खरड़ में से पास होता है, अब तो ऊपर से ही हो जाता है, ठीक है। चलिए, द प्रोजेक्ट विल बिल्ड हाईवेज, थोड़ा बच्चे इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। द प्रोजेक्ट विल बिल्ड हाईवेज फ्रॉम महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मतलब इनको क्लब करूं तो वेस्टर्न इंडिया, एंड देन कवर एंटायर स्ट्रिंग ऑफ हिमालयन टेरिटरीज, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड आएगा, एंड देन पोर्शन ऑफ तराई रीजन, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार आएगा, एंड देन मूव टू वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, एंड राइट अप टू इंडो म्यांमार बॉर्डर इन मणिपुर एंड मिजोरम। तो ये सारा लिख लो, थोड़ा सा आइडिया रखना। वेस्टर्न इंडिया को कवर कर रहा है, तराई रीजन, तराई रीजन पता है ना आपको? गुड, तराई रीजन को कवर कर रहा है, हिमालयन रीजन को कवर कर रहा है, तो ये सारे रीजन्स को कवर कर रहा है, राइट अप टू इंडो म्यांमार बॉर्डर। हाँ, यहां से लेके पूरी लाइन लिखनी है मिजोरम तक।
The project is very nice. Without animation. चलिए आगे. Special emphasis will be given on providing connectivity to far-flung border and rural areas, including the tribal and backward areas. The project will interconnect 550 district headquarters through a minimum 4-lane highway. Full stop. हाँ जी. Special emphasis will be given on providing connectivity to far-flung border and rural areas. इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा. इंक्लूडिंग ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज. भारतमाला प्रोजेक्ट विल इंटरकनेक्ट 550 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स थ्रू अ मिनिमम 4-lane हाईवे. अब लिखो NHDP एंड भारतमाला डिफरेंस. डिफरेंस बिटवीन NHDP बिल्कुल एंड भारतमाला. लाइन लगा के एक तरफ NHDP एक तरफ भारतमाला. एक ही लाइन है दोनों में, बस ज्यादा नहीं है. एक तरफ NHDP दूसरी तरफ भारतमाला. NHDP
NHDP projects were greenfield projects. NHDP projects were greenfield projects, whereas दूसरी साइड NHDP projects were, ये भी यही कह रहा है, चलो, NHDP projects were greenfield projects. लिख लिया? अब भारतमाला लिख लो. It includes both greenfield and brownfield projects. भारतमाला includes both greenfield and brownfield projects. ठीक है जी. अब ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड सबको पता है ना? सबको पता है या दोबारा एक बार बोल दूं? पता है. ब्राउनफील्ड होते हैं, देखो ग्रीनफील्ड होते हैं जो नए प्रोजेक्ट, जैसे कोई नई बिल्डिंग बनानी. ब्राउनफील्ड होते हैं जो पहले बने हुए हैं, उनको फिर आगे, जैसे कई बार होता है ना फ्लाईओवर, कोई गवर्नमेंट ने आधा छोड़ दिया या बीच में, उसको कंप्लीट करना इज ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट. ठीक है जी. तो आगे चलते हैं. ये हो गया खत्म आपका. ठीक है. आगे है सेंट्रल रोड फंड. सेंट्रल रोड फंड, हाँ उसमें एक ही पॉइंट लिखना होगा. मैंने बोला ना एक ही पॉइंट है. सेंट्रल रोड फंड, इट इज, ये देखो अगले पेज पे लिखा हुआ है, it was created as non-lapsable fund under Central Road Fund Act 2000 by imposing cess on petrol and diesel to build and upgrade national highways, state roads, rural roads, railway, under over bridges and national waterways. आपको पता है वैसे पेट्रोल के ऊपर सेस लगता है, पता है ये आपको? सेस की स्पेशलिटी क्या होती है? बच्चे सुन लिया करो, बाद में लिख लेना. उसी के लिए यूज होता है. जैसे आप पेट्रोल खरीदते हो ना, या अगर आप स्लिप लो वहां पे बिल लो उनसे, तो आपको मिलेगा कि वहां पे सेस भी लगता है. ठीक है. तो जीएसटी में सेस सब्ज्यूम नहीं हुआ था, आपको याद होगा. जीएसटी, ठीक है. और सेस जो है सबसे इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्स है. ठीक है, जो गवर्नमेंट लगाती है. ठीक है ना किरण? सुना ही नहीं है और किसी ने टोका भी नहीं है. इनडायरेक्ट टैक्स कब से हो गया सेस? आप पे कर रहे हो, तो फिर कौन सा टैक्स हुआ? ठीक है. तो सेस आप ही, तो आप पे लेवी हो रहा है, आप ही पे कर रहे हो सेस. बताओ सेस डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है करण? इनडायरेक्ट कैसे? डायरेक्ट कैसे? पेट्रोल डलवा लिया, सेस दे दिया उसको, तो आपके बेहाफ पे जमा किसने करवाया? ठीक है, बाकी सब. तो अब ये बताओ सेस, और पता है ना, पहले सुना हुआ ना वर्ड सेस. ठीक है, ये सब्ज्यूम नहीं हुआ था. ठीक है, हमारे जीएसटी में एक्चुअली जो डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स हैं, उसमें मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आर्टिकल 268 है. ठीक है, फिर 269 ए है, 268 ए है सर्विसेज को लेके, जो कि खत्म हो चुका है, जीएसटी में सब्ज्यूम हो गया. उसके बाद आपके टैक्सेस बताए जाते हैं कि कौन से टैक्स स्टेट लगाएगी, सेंटर लगाएगी, और खुद कलेक्ट करेगी और खुद के पास रखेगी. तो इन सब में ये लिखा जाता है कि जो टैक्स सेंटर लगाएगी, कलेक्ट करेगी, अदर देन सेस एंड सरचार्ज. तो सेंटर जो जैसे इनकम टैक्स कलेक्ट करती है ना, उसको शेयर करती है. ठीक है. अब ये जो है ना, एक मिनट, जीएसटी लगेगा इस पे, तो उस पे सेंटर इनडायरेक्ट टैक्स तो नहीं शेयर करेगी, उसमें प्रोविजंस है ना. जीएसटी शेयर नहीं करती, जीएसटी अपना अपना कलेक्शन होता है.
जीएसटी सारा सेंटर के पास जाता है। कोरोना में यही तो मैंने आपको समझाया था। 1 मिनट भाई, मैं गलत तो नहीं बोल रहा, पहले 1 मिनट मैं कंफर्म कर लूं। मैं ये अभी 1 मिनट समझाता हूँ। नहीं, मुझे पता क्या है कंफ्यूजन इस बात की है। देखो सरचार्ज, जब मैं इनकम टैक्स भरता हूं तब मुझे सरचार्ज लगता है, तो सेस कैसे इंडायरेक्ट हो गया ये देख रहा हूं। हाँ, सेस इंडायरेक्ट नहीं है, इट्स अ टैक्स ऑन टैक्स है ना। ये जरूरी नहीं है कि ये इंडायरेक्ट ही हो, ठीक है। इट्स सरचार्ज भी टैक्स ऑन टैक्स है, ठीक है। ये वर्ड कहना भूल गए, वो किसी पे भी लग सकता है। इनडायरेक्ट चीजों पे भी लग सकता है, डायरेक्ट पे भी लग सकता है। इट इज अ टैक्स ऑन टैक्स। तो जो टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स कैसे, पेट्रोल पे कुछ टैक्स लगा होगा, वैट वगैरह लगा होता है ना, तो उसके ऊपर जब ये टैक्स लगे दैट इज सेस। और सरचार्ज भी ऐसे ही है, जब आप इनकम टैक्स पे करते हो तब उसके ऊपर एक एडिशनल हायर इनकम को एडिशनल सरचार्ज लगता है, दैट इज ऑल्सो टैक्स ऑन टैक्स। पर डिफरेंस ये है कि वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, सरचार्ज स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं होता। सरचार्ज स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं होता, सेस स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। जैसे एजुकेशन सेस, पेट्रोल में एजुकेशन सेस भी आ जाता है। अगर वहां से वो एजुकेशन सेस कलेक्ट कर रहे हैं तो वो फिर एजुकेशन फंड में ही जाएगा, किसी और फंड में नहीं जाएगा। पेट्रोल में कलेक्ट करते हैं कैसे, जैसे आपका 97 रुपीज का पेट्रोल है, तो वो सारा सारा कंपनी को थोड़ी चला जाएगा 97 रुपीज। उसमें से गवर्नमेंट ने लगाया होगा कि इतना परसेंट इस पे वैट लगेगा और उसके बाद सेस लगेगा। ये फाइनल अमाउंट कलेक्ट करना है आपने, ठीक है। हम बिल नहीं लेते ना, इसलिए कभी पड़ा नहीं बिल। पेट्रोल का तो कोई भी नहीं बिल लेता होगा, लेते हो? ओके, मिलते हैं पहले पैसे वापस? नहीं, पैसे वापस मिलते हैं कईयों को, बैंक वालों को होता है ना, उनको फ्री पेट्रोल मिलता है 30-40 लीटर। मैंने कहा शायद पापा वगैरह बैंक में हो इसलिए स्लिप लेते हो, इसलिए पूछा। ओके, ठीक है। तो ठीक है, सेस और सरचार्ज समझ में आ गया? ठीक है, हाँ जी। मतलब नॉन लैप्सेबल में होता है कि आपका एक्यूमुलेट होता रहेगा ये, ठीक है। जैसे एक पीरियड के बाद जैसे लैप्सेबल फंड होता है ना, वो गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट उसको निकाल के, हाँ कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, उसको निकाल के किसी और पर्पस के लिए यूज कर लेती है, ठीक है। हाँ, ठीक है। और नॉन लैप्सेबल है, आगे कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, ठीक है। जैसे कैंपा का भी नॉन लैप्सेबल था, ठीक है। तो ये कलेक्ट होता रहेगा। तो ये हो गया अपना सेंट्रल रोड फंड, लिख लो जी। हाँ जी, CRF तो लिख ही लो। सारा लिखना पैरा, ये लिख लिया। लिख लिया सबने?
गोल्डन क्वाड्रिलेटर आपने पढ़ा, डायमंड क्वाड्रिलेटर सुना आपने? अभी सुना? ये नीचे नोट देखो, ये बाद में करवाऊंगा। डायमंड क्वाड्रिलेटर इज अ प्रोजेक्ट ऑफ द इंडियन रेलवेज, ठीक है, टू एस्टेब्लिश हाई स्पीड रेल नेटवर्क। और जो हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटर है वो क्या है? वो तो रोड वाला प्रोजेक्ट है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है। तो वो रोड मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है, डायमंड रेलवे मिनिस्ट्री का। वो अलग, वो इंटरनेशनल कॉरिडोर्स हैं, वो इंटरनेशनल बाद में करवाऊंगा, पहले नेशनल पूरे करवा दूं, वो भी करवाऊंगा आपको। वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, ठीक है। आगे आ जाओ, ये सीआरएफ लिख लिया ना सबने, आगे लिखते हैं सेतु भारतम। सेतु क्या होता है? ब्रिज। बस ये कह रहे हैं, अभी आप पहले बस स्टैंड से जब जाते थे अपने घर की तरफ, अगर आप आज से 10 साल पहले कभी जलंधर आए हो तो आपको पता हो कि रेलवे फाटक जब तक क्लोज नहीं होता था तब तक आप क्रॉस नहीं कर पाते थे, बीएसएफ चौक के पहले। अब ब्रिज बन गया ना, बस ऐसे ही ब्रिज बनाने हैं हमने, यही है सेतु भारतम। समझ आ गया? नहीं आया? पहले अभी रुक, एक तो बातें पता नहीं कहां से आ रही हैं आपको, क्या बातें कर रहे हो इसमें? इसमें मोस्टली रेलवे क्रॉसिंग को से ऊपर हमने ब्रिज बनाने हैं, ठीक है। हमने रेलवे क्रॉसिंग को मतलब वो ऑब्स्टेकल फ्री करना है इसमें, ठीक है। तो क्या है कि जैसे पहले होता था, जैसे मैं बता दूं, जलंधर से अगर हमने जाना है बाहर तो ट्रेन आने वाली होती थी तो हमारा वो बैरियर लग जाता था, ठीक है। तो फिर 2 घंटे वेट करो या हाफ एन आवर, चलो 15 मिनट भी वेट करो, तो बाकी जो 20-25 मिनट होते थे वो रश को ही कंट्रोल करने में लग जाते थे। ये वाकई में हमने देखा हुआ है 2002 के आसपास ऐसा होता था। जब मैं कॉलेज से आता था कई बार वो बीएसएफ चौक तक जाम लगा होता था, तो वहां से बस स्टैंड पैदल ही आना पड़ता था, ठीक है। तो अब ऐसा हुआ है कि आप देखो ज्यादातर रेलवे क्रॉसिंग्स के ऊपर ब्रिजेस बनाने शुरू कर दिए हैं ताकि ऑब्स्टेकल ना आए वहां पे, या अंडरपास, हाँ अंडरपासेस भी बना दिए बिल्कुल, पर वो क्रॉसिंग तंग नहीं करनी चाहिए, बस मेन पर्पस ये है, ठीक है। तो ये सारे सेतु भारतम ये 2016 में लॉन्च हुआ, एम टू मेक ऑल नेशनल हाईवेज फ्री ऑफ रेलवे क्रॉसिंग्स बाय 2019, ठीक है। इसका एम लिख लो, 2016 में लॉन्च हुआ विद द एम to make all national highways free of railway crossing by 2019. नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, हाईलाइटेड है, दिस इज बीइंग डन टू प्रिवेंट द फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स एंड लॉस ऑफ लाइव्स एट लेवल क्रॉसिंग्स। चलें? The Ministry of Road Transport and Highways has also established an Indian Bridge Management System at Indian Academy for Highways Engineer in Noida, UP,
The aim is to carry out conditions survey and inventorization of all bridges on national highways in India by using mobile inspection units. लिख लो ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम. लिख लिया. आगे है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. किस मिनिस्ट्री ने बनाई होगी ये योजना? मॉर्थ रोड एंड डेवलपमेंट मॉर्थ होगी. ध्यान से देखो, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पहले सबसे पहला पॉइंट मिनिस्ट्री लिखो इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. The aim of PMGSY, the aim of PMGSY is to provide लिखा हुआ है ना, is to provide good all weather road connectivity to unconnected villages. The aim of PMGSY is, आगे लिखा हुआ है, to provide good all weather road connectivity to unconnected villages. अब विलेज कौन से होंगे? विलेज कौन से कवर होंगे? अगर प्लेन में है उनकी पॉपुलेशन 500 से ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है, और अगर वो हिल एरियाज में है तो उनकी पॉपुलेशन 250 से ज्यादा होनी चाहिए. तो इट विल इंक्लूड हैबिटेशंस, ये ऑफ नहीं लिखना, 1,78,000. ठीक है, इट इंक्लूड्स habitations with the population of above 500 in the plains and above 250 in the hilly areas.
It include habitations with the population of above 500 in plains and above 250 in hilly areas. Habitations के साथ ब्रैकेट में villages लिख लेना. Habitations मतलब यहाँ पे villages. ठीक है, बस इतना ही. आगे, it's a central sponsor, it is fully funded by central government till 2015. It was fully funded by central government till 2015. And after that, project cost is being shared between center and state. The project cost is being shared between center and states. खत्म ये आपका PMGSY. ठीक है जी. Then OMAS system. ठीक है, OMMAS, OMAS system. In order to implement this, means PMGSY, an online management monitoring and accounting system, OMAS GIS system was developed to identify, target and monitor progress. It is developed by e-governance department of CDEC Pune and is one of the biggest database in India. The system manages and monitors all phases of road development right from its proposal mode to road completion. लिख लो जी. कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम है? जी से क्या है? GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम. ठीक है, ये एक मिनट सुन लो बच्चों. शिवम ने अच्छा पूछा कि GIS क्या है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये तो मैंने फुल फॉर्म ही बताई और आपने कहा ठीक है, बाकी आगे पता चल गया क्या है. आपको याद होगा मैंने GPS में करवाया था ये. ठीक है, आपके मैंने ये भी बोला था कि टूल्स वगैरह जियो टैग्ड होते हैं. ये GIS इंफॉर्मेशन होती है, ये क्या करता है कि आपकी मैपिंग वगैरह, ये टूल्स होता है, एनालाइज भी करके देते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन GIS टूल्स. ठीक है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम. सीडेक ये ना जहाँ पे हमारे कंप्यूटर वगैरह भी रिसर्च होते हैं. ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म भूल गया मैं. सीडेक कंप्यूटर से रिलेटेड है ये टेक्निकल. ये पुणे में भी है और एक दो जगह और भी है, जैसे हमारे सीडेक मोहाली में भी है ये. तो ये सारे टेक्निकल एक्सपर्टीज, ये जो होता है ना हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड, ये सारे यही करते हैं. ठीक है, डेटा कलेक्शन वगैरह. ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटिंग, ऐसे ही है कुछ.
ये वो तो है जहाँ पर डेटा स्टोर करें चिप बिल्कुल करते हैं। जैसे हमारे इंडिया का सुपर कंप्यूटर भी सीडेक पुणे ने ही बनाया था, ठीक है निशान, हमारा सुपर कंप्यूटर भी सीडेक पुणे ने ही बनाया था, ठीक है। हाँ जी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस ओके, एडवांस सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है, मोहाली में भी है ये। सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग। हाँ जी, जो हाईलाइटेड है कंप्लीशन तक लिख लेना, कंप्लीशन। The system manages and all phases of road development right from its proposal mode to road completion. चले आगे। चले, चलिए प्रोग्रेस, ये नहीं लिखना, इसमें भी कुछ नहीं लिखना। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ पीएम ग्राम सड़क योजना फेज 1 फेज 2 अप टू सितंबर 22। रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग extremism affected areas have also been extended up to March 23. BRO is statutory body under the ownership of Ministry of Defense of the Government of India. BRO develops and maintains road networks in India's border areas and friendly neighboring countries. This include infrastructure operations in 19 states and 3 UTs. BRO is also tasked with maintaining this infrastructure, including operations such as snow clearance. ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन मोटो कोई जरूरत नहीं है, पहली दो लाइन लिख लो। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड डेवलप्स एंड मेंटेन्स रोड नेटवर्क इन इंडियाज बॉर्डर एरियाज एंड फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज। नहीं, पूरा ही BRO is a statutory body under Ministry of Defense. It develops and maintains road networks in India's border areas and friendly neighboring countries. हाँ जी, हाँ जी, नेबरिंग कंट्रीज तक। लिख लिया सबने? थक गए क्या? सर गर्मी लगने लगी।
गर्मी लग रही तो फैन चला लो, एक चला लो ना, थोड़ी सफोकेशन कम हो जाएगी। गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है। BRO is also tasked with maintaining the infrastructure. BRO is also tasked with maintaining the infrastructure, including operations such as snow clearance. लिखा हुआ है BRO also tasked with maintaining this infrastructure, including operations such as snow clearance. ठीक है, आगे BRO is instrumental in significantly upgrading and building new India-China border roads, ICBRs. अंडरलाइन कर लेना, इनको डिटेल में करवाऊंगा। ICBRs. BRO is instrumental in significantly upgrading and building new India-China border roads, ICBRs. नहीं, मोटो क्या करना है हमने? यहाँ पर हाईएस्ट रोड हाँ जी, लिखवाने लगा हूं। BRO set a Guinness World Record in November 21 for the highest altitude road at Ominglaw. BRO has been instrumental in constructing some of great engineering marvels like Atal Tunnel, Atal Setu, Kol, Chengwang, Rinchen Setu, to name a few. हाँ जी, और क्या कराया था? वो अलग है, बिल्कुल। काठगोंगला, इट इज हाईएस्ट मोटरेबल रोड की बात चली थी। हाँ बिल्कुल, हाँ जी लिखना है। आपको इतना तो पता होना चाहिए, अटल टनल ये किसने करा है काम? देखिए अटल टनल, सारी जो BR रोड बना रही है सारी मोटरेबल थोड़ी हैं। सारी जगह पे हाई एल्टीट्यूड पे बनाएंगी वो मोटरेबल थोड़ी होंगी। मतलब जहां पे हमारा ट्रैफिक वगैरह चले, ठीक है। कुछ एक रोड्स हैं जहां पे जैसे लद्दाख से आगे सियाचिन वाली साइड ऊपर बना रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। वहां पे वैसे नहीं है कि जाके आगे घूम फिर के आगे, ठीक है। उनको बनाया गया है कि हमारे टैंक्स वगैरह स्पीड से मूव कर सके, ठीक है।
चले आगे, SARDP नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर नॉर्थ ईस्ट for northeastern region and Sikkim is a specially designed highway development program for northeastern region. हाँ, ये फर्स्ट लाइन लिख लो। अब इसमें कमी लिखवाऊंगा, ज्यादा 5-6 मिनट और लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना आपको, ठीक है। खत्म करो इसको आज। फिर अभी कौन सा टॉपिक SARDP लिखा है? बिल्कुल। हाँ जी बच्चे, आगे लिखो। Objective of the scheme objectives of the schemes are upgradation of national highways connecting state capitals with 2 lane or 4 lanes, providing connectivity to 88 district headquarters town of northeastern region by at least 2 lane road, providing road connectivity to backward and remote areas of northeastern region to boost socio-economic development, improving roads of strategic importance in border areas and improving connectivity to neighboring countries. ये आज की लास्ट लाइन है आपकी। ऑब्जेक्टिव से लिख के आगे कंट्रीज तक लिख लो बस।
हाँ जी, लिख लिया सबने? लिख लिया? हाँ जी, आज हमने रोड नेटवर्क के बारे में रिवीजन कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, रोड नेटवर्क के बारे में जिसको अभी आपको लगेगा कि आपने क्या सीखा आज पूरा। ठीक है, रोड नेटवर्क के बारे में शुरू करा था, उसमें हमने देखा कि रोड नेटवर्क क्या इंक्लूड करता है। क्या क्या इंक्लूड करता है हमारा रोड नेटवर्क? एक्सप्रेसवेज, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, रूरल रोड्स, अर्बन रोड्स, है ना, डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ठीक है, और प्रोजेक्ट रोड्स भी टू समहाउ इंक्लूड कर सकते हो। उसमें से फिर हमने देखा कि किस किस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नेशनल हाईवेज जो है वो सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, स्टेट हाईवे वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और नहीं, हाँ, एक जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं वो जिला परिषद की है, और जो रूरल रोड्स हैं उनकी कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है पंचायत एंड। ठीक है, अब जो हमने फिर नेशनल हाईवे हमने देखा कि नेशनल हाईवेज रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री की है, तो वो मॉर्थ मिनिस्ट्री, उसके बिहाफ पे वो काम क्या करेगा? NHAI। उसके बिहाफ पे वो इंप्लीमेंट कौन करेगा? NHAI। और जो स्टेट के बिहाफ पे कौन इंप्लीमेंट करेगा? बोलो बोलो। PWD। भूल गए ना? PWD। ठीक है, तो वो स्टेट के बिहाफ पे PWD करेगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रोड, जिला परिषद, ऑब्वियसली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये जो आपके घरों पे बनती होंगी। ठीक है, तो घरों पे मीन्स घरों के पास। ठीक है, तो देन वी हैव रूरल रोड्स, उसमें 2 प्रोजेक्ट करवाए। अभी एंड तक आते आते अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है और पंचायत ग्राम सड़क योजना में फंडिंग आएगी सेंटर की तरफ से, और स्टेट दोनों शेयर करेंगी, पैसा देंगी, और पंचायत उनके साथ मिलके वो रोड्स की डेवलपमेंट करेंगे। और जो पंचायत का काम है वो जो अंडर ये सारे किस मिनिस्ट्री के अंडर होगा? ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंडर नहीं होगा, ये किसके होगा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हमने आज ये हमारे, और उसके बाद है हमारे एक्सप्रेसवेज, उसका एग्जीक्यूशन करेगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, और उसके लिए नेशनल एक्सप्रेसवे अथॉरिटीज भी है। और उसमें हमने कुछ एक्सप्रेसवेज भी दिखे हैं कि कौन कौन से हैं। बिल्कुल, ठीक है, मुंबई, ठीक है, ये यमुना एक्सप्रेस। ठीक है, बिल्कुल, आगरा यमुना वो सेम ही है। ठीक है, हाँ, आगरा लखनऊ अलग, आगरा लखनऊ वाला अलग। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू करे। NHAI बना 1988 में, है ना। नेशनल जब मेन काम शुरू हुआ NHAI बनने से, उसके बाद जब बना तो फिर हमने एक प्रोजेक्ट शुरू करा NHDP। उसमें हमने जो कि आपने ये देखा गोल्डन क्वाड्रिलेटर, फिर न्यूज में आया 2000, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटर कब शुरू हुआ था? 12 से पहले गोल्डन क्वाड्रिलेटर की बात। ये जो NHDP जो प्रोजेक्ट है,
1998 तब अटल गवर्नमेंट थी। अब फिर न्यूज में आया क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट आ गई। ठीक है, गवर्नमेंट के आने से पुराने इनके जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स थे फिर वो न्यूज में आने शुरू हो गए। उसके अंडर है एक गोल्डन क्वाड्रिलेटर और एक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, तो ये दो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि उसके अंडर आएंगे अपने NHDP के। तो वहां से NHDP जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ उसमें फिर हमारे वो शुरू होने के बाद चलता रहा। उसके अंडर गोल्डन कॉरिडोर और ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और ये हमारा जिसको NSEW कॉरिडोर भी बोलते हैं, ये उसके अंडर चलते रहे। लेकिन फाइनली भारतमाला प्रोजेक्ट शुरू होने पे इसको उसके अंडर सब्ज्यूम कर दिया गया। तो उसी के साथ हम जैसे ये नेशनल हाईवेज की बात कर रहे हैं, इनका डेवलपमेंट चल रहा है, साथ ही पैरेलल बॉर्डर रोड्स पे भी एक अलग डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक है, वो जो डेवलपमेंट कर रहा है वो कौन कर रहा है? BRO, जो कि किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उनका काम है बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। इसके अलावा जब वो रोड्स पे स्नो वगैरह आ जाती है उसको भी क्लियरेंस उनके जवान ही करते हैं ताकि कल को ट्रूप्स की या टैंक्स की मूवमेंट ना रुके। आपको मैं ये बता दूं कि बॉर्डर रोड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर जब वॉर वगैरह होती है ना तो टैंक्स कितने दूर तक जा सकते हैं उतनी ही समझो आपकी रेंज बढ़ती है। अगर रोड्स ना होंगी बॉर्डर एरियाज पे तो आपके टैंक्स भी ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे और ज्यादा, इसीलिए 1962 वॉर में हम ज्यादा ऊपर नहीं जा पाए थे। इसीलिए आज हमारा वो गिलगिट बाल्टिस्तान सॉरी कौन सा अक्साई चीन और हमारा क्या कहते हैं ये अरुणाचल प्रदेश में भी काफी विलेजेस चाइना के अंडर कंट्रोल में आ चुके हैं। तो वहीं से हम ये कर रहे हैं। और एक स्पेशलिटी और है, इंडिया जो रोड नेटवर्क है वो सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, और आफ्टर USA, और उसमें भी टोटल जो रोड लेंथ है इंडिया की वो है 63 लाख के आसपास। अगर मतलब इसको मैं देखूं तो 6.3 मिलियन किलोमीटर के आसपास है ये। ठीक है, तो इतना हमारा बड़ा रोड नेटवर्क है, सेकेंड लार्जेस्ट टू, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर USA। ठीक है, उसके बाद ये होगी हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसमें मैंने बोला कि BRO है, NHAI है। ठीक है, तो इनका काम हो गया और बाकी लोकल लेवल पे और स्टेट लेवल पे चल रहा है काम। ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फिर हमारा इसमें गोल्डन क्वाड्रिलेटर, कुछ हाईवेज को मतलब हमने सोचा कि एक ऐसा हाईवे मतलब कॉरिडोर बनाया जाए गोल्डन क्वाड्रिलेटर जो कि मेजर सिटीज को कनेक्ट करे हाई स्पीड से। ठीक है ना, ये होता है ना कि मैंने जैसे बोला 4 लेन 6 लेन, जितना चौड़ा रोड होगा उतना स्पीडी ट्रैफिक मूव करेगा। ठीक है, और उतना ही हमारे जो गुड्स हैं ये वो और पैसेंजर्स हैं मूव कर पाएंगे। तो ये था रोड। और रोड ट्रांसपोर्ट की एक खासियत और, कितने परसेंट फ्रीट मूव करता है और कितने परसेंट गुड्स मूव करते हैं? 75% टोटल हमारा फ्रीट रोड से मूव करता है और 85 पैसेंजर्स हमारे रोड से 85% पैसेंजर्स हमारे रोड ट्रांसपोर्ट ही यूज करते हैं। ठीक है, फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटर हो गया, 4 मेजर सिटीज को कनेक्ट करेगा। फिर हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कौन कौन सी सिटी को करेगा? श्रीनगर से कन्याकुमारी और पोरबंदर से सिलचर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद एक हमारा अलग प्रोजेक्ट है SARDP नॉर्थ ईस्ट का, जिसमें सिक्किम भी कवर होता है। 8 वैसे 7 सिस्टर स्टेट्स मानी जाती हैं, उसमें इंक्लूड कर दो 8 सिक्किम, वो करेगा इस एरिया की डेवलपमेंट। ठीक है, और ये किसके अंडर आएगा? ये उसके अंडर ही आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक प्रोजेक्ट। और उसके अलावा कुछ रह गया हमारा? अच्छा, वो तो चलो मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, हाँ, भारतमाला
भारतमाला में हमारे जो रीजन्स कवर हो रहे हैं, एक तो वेस्टर्न इंडिया से कवर हो रहे हैं, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, फिर तराई रीजन, यूपी, बिहार, फिर नॉर्थ ईस्ट में हमारे रीजन्स, है ना, म्यांमार तक ये हमारा सारा भारतमाला प्रोजेक्ट चलेगा, जिसमें हमने प्रायोरिटाइज करा है कि हमारी रोड्स को हमने अच्छा बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भारतमाला। और भारतमाला के शुरू होते ही एनएच कब आया? ये 2018 में। ठीक है, और उससे पहले 2014-15 में क्या हुआ था? मोदी गवर्नमेंट तो आई थी, उसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। हाँ, नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन भी आया है कि हमने प्लांटेशन करनी है। ठीक है, हाईवेज के अलोंग। फिर एक आया हमारा सेतु भारतम, है ना, तो उसको हमने सारे जितने भी हाईवेज हैं उनको रेलवे क्रॉसिंग के फ्री करना है। हाईवेज याद रखना। ऐसे तो देखो, अभी आप जब खामड़ा को आते हो, जलंधर में कैम्ब्रिज स्कूल देखा है, वहां पार करते हो आपको रेलवे क्रॉसिंग फाटक मिलेगा, मिलेगा ना, क्योंकि वो हाईवे नहीं है। लेकिन अब हाईवे देखो, पहले जब हम जाते थे जलंधर से चंडीगढ़, पहले मैंने आपको बताया यहाँ पे फाटक मिलता था, बैरियर, जो बस स्टैंड के पास, फिर नवा शहर के पास भी बैरियर मिलता था, एक फाटक। ठीक है, अब देखो ना, आप कभी चंडीगढ़ जाओगे ना, आपको नवा शहर में मिलेगा ना जलंधर में मिलेगा वो बैरियर। यही सेतु भारतम का गोल था। ठीक है, तो अब देखो, जो चीज आपको सुबह डिफिकल्ट लग रही थी अब आसान लगनी शुरू हो गई है। तो आप सुनते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तो ये चीजें। और आपको मैं बता दूं, अभी तक इस टॉपिक से ये वाले जितने गोल्डन क्वाड्रिलेटर पे क्वेश्चन आया है, या नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पे क्वेश्चन आया है, या बीआरओ पे आया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए हैं, घुमा फिरा के एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो आपके फुल मार्क्स पक्के हैं अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो। कभी घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें, क्योंकि इससे पहले आपको भी पता है, साल 1.5 साल आपको तैयारी होगी, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर कभी नहीं पढ़ा, पॉलिटी चाहे 10 बार पढ़ दी होगी। ठीक है, तो बच्चे ऐसे चैप्टर छोड़ के जाते हैं, तो हमने नहीं छोड़ने, हमने अपनी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी रखनी है, जहां से 2 मार्क्स मिलते हैं उनको समेट लेना है। ठीक है, और अब आपके पास आज कितने पेज हुए हैं? 10-12 पेज हुए होंगे अगर मैं अप्रोक्सीमेटली। अब मैं आपके अगर 10 लेक्चर लूंगा तो यही 120 पेज बन जाएंगे। 120 पेज पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेक्चर है मेरा वेंसडे को, वहां तब तक इसकी 5 रीडिंग दे देना, 5 दिन का गैप है बीच में, 4 दिन का या 3 दिन का गैप है, पर 5 रीडिंग दे देना, अपने आप ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, बर्डन लेके बाद में कोई काम नहीं करेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं। जिन्होंने पेपर देना है फेब तक अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे वो। ठीक है, चलिए छुट्टी आपकी अब। अच्छा, मीठा किसने खाना है जी? दे दो मीठा। नहीं बस मैं। बर्तन उठ गया? अच्छा, 4 बजे तक।